स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा और उसमें पढ़ते पढ़ते पहुंच गए थे अपन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने शुरू कर दिया था, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमने शुरू कर दिया था और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, यानी एक्सरसाइज 10.4 जो थी वो अपने शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए और बाकी के क्वेश्चन अब अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन उसमें 10.4 जो थी एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन 10.4। ठीक है, और इसमें शायद मैंने इसके क्वेश्चन करवा दिए थे 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेमडा और म्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, याद करनी है। और इसमें क्या दे रखा है अपने को कि दो वेक्टर हैं 2i कैफ प्लस 6j कैफ और प्लस 27k कैफ, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है i कैफ प्लस लेमडा j कैफ प्लस म्यू k कैफ बराबर 0 वेक्टर। ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो 0 है वेक्टर है। तो अपने को लेमडा और म्यू की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है कि लेमडा क्या आएगा और म्यू क्या आएगा, ये दो चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सीधा क्रॉस, दो वेक्टर हैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, जो भी आए उस वेक्टर को आप शून्य वेक्टर की इक्वल कर लो और कंपेरिजन करके आप लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अपने क्या पढ़ा था कि अपन डिटर्मिनेंट जो मेथड है उससे निकालेंगे। ठीक है, हालांकि निकलने को तो ऐसे भी निकल जाएगा लेकिन वो थोड़ा लंबा निकलेगा, इसलिए फटाक से इससे निकाल लेते हैं अपन, और यही अपन करते आ रहे हैं 11वीं क्लास में भी, ये हमने ये देखा है। तो देखो सबसे पहले आपको आई जे लिखना है, फिर पहला जो वेक्टर है उसके जो अदिश घटक वो लिखने हैं 2, 6, 27 और फिर 1 लेमडा और म्यू बराबर 0। ठीक है, 0 वेक्टर है। अब वेक्टर ये आएगा, देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। सारणी को सोल्व करने के लिए अपन जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसी रो को और उसी कॉलम को छोड़ते हैं, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, फिर पहला प्लस फिर माइनस, इसको सेकंड कॉलम को छोड़ दो फर्स्ट रो को छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2 म्यू और माइनस 27 और प्लस के कैप, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 2 लेमडा और माइनस 6 बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैफ और माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे कैफ प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैफ बराबर 0 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैफ प्लस 0 जे कैफ प्लस 0 के कैफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनके जो अदिश घटक है, क्योंकि दोनों वेक्टर समान है, ये वेक्टर इसके समान है। ठीक है, तो इसके अदिश घटक वो समान होंगे। तो देखो ये आई वाला घटक इसके बराबर होगा, जे वाला घटक इसके बराबर होगा और के वाला घटक इसके बराबर होगा, तो कर लो इनको बराबर। तो इसमें तो देखो लेमडा और में दोनों हैं, इनको कर लेते हैं अलग अलग, दोनों ही की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो माइनस से जे के अगर जो आपके अदिश घटक हमको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 म्यू और माइनस 27, यानी माइनस पहले लगा हुआ है, ये बराबर किसके आ गया 0 के। और अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 हो गया और 2 म्यू बराबर हो जाएगा 27 और म्यू बराबर कितना हो जाएगा 27/2, बस हो गया। तो ये तो आ गई म्यू की वैल्यू। अब अगर इनको बराबर करें तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से 2 लेमडा बराबर हो जाएगा 6 और लेमडा बराबर कितना होगा 6/2, यानी कि लेमडा का मान आ गया 3, तो ये लेमडा आ गया। ठीक है, तो म्यू और लेमडा की वैल्यू निकाल ली थी, ये निकाल लिया अपन ने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है कि दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही है, एग्जाम के लिहाज से इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा। a डॉट बी बराबर 0 है और कह रहा कि और a क्रॉस b भी 0 है, a डॉट बी 0 है, a क्रॉस b भी 0 है। तो कह रहा है कि a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, यानी a और b के बारे में आप क्या बता सकते हो कि भाई a डॉट बी भी 0 है, a क्रॉस b भी 0 है। ठीक है, तो
ये क्या है कि मतलब अगर कंपटीशन के लिहाज से देखें तो इसमें उसके कथनों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि आजकल कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कहेगा कि ए और बी दोनों जीरो हैं, केवल एक जीरो है। फिर कहेगा कि ए और बी लंबवत हैं, ए और बी समानांतर हैं, ये इसमें कहेगा। फिर कहेगा कौन सा कथन जो है, कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है उसके हिसाब से भले देख लो। बाकी इसमें अगर 12th के हिसाब से देखें तो इसमें कोई प्रश्न, ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अपने को तो हर चीज़ सीखनी है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए डॉट बी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो, दोनों जीरो दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इससे हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है कि भाई ए डॉट बी अगर जीरो होना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि या तो इसमें से ए बराबर जीरो है, कि भाई इन दोनों का गुणनफल जो है, जिस गुणनफल जीरो है, तो इन दोनों में से एक तो जीरो है, ठीक है। कि या तो ए जीरो होगी या बी जीरो होगी, ठीक है, बी बराबर जीरो। या फिर एक तीसरी चीज़ और भी हो सकती है, क्या कि ये जीरो कब हो सकता है, जब ए और बी जो है ना वो दोनों लंबवत हों, तभी तो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ए डॉट बी जीरो होगा कब, या तो वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा या ए और बी लंबवत होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ए क्रॉस बी जो है वो जीरो कब हो सकता है, ए क्रॉस बी बराबर जीरो, ये कब हो सकता है, ये भी या तो ए जीरो होगा, ए इक्वल टू जीरो, या बी इक्वल टू जीरो, या ए और बी दोनों क्या हो, पैरेलल हो। या तो ए वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो या ए और बी दोनों ही पैरेलल हो, क्योंकि दो अगर वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आता है, ये बात अपन जानते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों ही जीरो बराबर हैं, मतलब दोनों जीरो बराबर हैं। अब देखो अगर मैं इन दोनों को छोड़ के इसके ऊपर बात करूं तो ए और बी दोनों अगर लंबवत हों तो उस स्थिति में केवल ए डॉट बी जीरो होगा, ए क्रॉस बी तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर ए और बी दोनों सदिश लंबवत हों तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो बात है ये दोनों ये जो दो स्टेटमेंट दे रखे दोनों के लिए सही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ए और बी अगर दोनों समानांतर हों तो ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि कह रहा है कि दोनों ही जीरो हैं, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये भी दोनों कथनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही चीज़ जीरो कब हो सकती हैं, तो ये दोनों ही चीज़ जीरो जब हो सकती हैं जब इन दोनों में से कोई एक सदिश जीरो हो, ठीक है। कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो, फिर दोनों ही जीरो हो, ठीक है। तो ये दोनों यानी ए डॉट बी जीरो और ए क्रॉस बी जीरो केवल तभी संभव है कि ए डॉट बी बराबर जीरो और ए क्रॉस बी बराबर जीरो केवल तभी संभव है जब ए बराबर जीरो हो या बी बराबर जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो हो, ठीक है ना। कोई भी एक जीरो होगा ना तो उस समय ये चीज़ दोनों है वो सेटिस्फाई होंगी, और लंबवत के लिए ये सेटिस्फाई होगी, पैरेलल के लिए सेटिस्फाई होगी, लेकिन लंबवत के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगी और पैरेलल के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो ए डॉट बी जीरो और ए क्रॉस बी दोनों ही जीरो दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से एक वेक्टर जो है वो जीरो है, कम से कम एक वेक्टर जीरो है, ठीक है। तो बस ये केवल एक निष्कर्ष लिखना था, ये अपन ने कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, हालांकि कुछ नहीं है उसमें। अगर जैसे अदिश घटक जो दे रखे हैं वो अननोन दे रखे हैं, अगर नॉन दे रखे होते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी सी तीन सदिश हैं। वेक्टर ए दे रखा है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और वेक्टर सी दे रखा है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप, ये दे रखा है, ठीक है। और प्रश्न में ये पूछ रहा है कि आपको क्या सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी ए है वो ए क्रॉस जो है ना वो प्लस के ऊपर बंटित हो रहा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बंटन नियम है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये मतलब सही है क्या, तो वैसे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सदिशों का क्रॉस जो है वो सदिशों के योग के ऊपर बंटित होता है, ठीक है। सदिशों का डॉट भी सदिश के योग पर बंटित होता है, ठीक है। तो ये है बात तो सही है
दोनों ही ये चीज़ और ये चीज़ बराबर ही आएंगे, लेकिन अपने को तो प्रूव करना है। तो देखो क्या क्या चाहिए अपने को, एक तो देखो a प्लस बी चाहिए, b प्लस सी चाहिए, ये निकाल लेते हैं। फिर उसका a से क्रॉस निकाल लेंगे, वो तो बन जाएगा अपना एक इक्वेशन। दूसरे में हम ये निकाल लेंगे, ये निकालेंगे, फिर इन दोनों का ऐड कर लेंगे, वो दूसरी इक्वेशन बन लेंगे। देख लेंगे दोनों में ही क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो मतलब ये चीज़ अपनी ट्रू है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं b प्लस सी। तो वेक्टर b प्लस सी ये निकालते हैं। तो वेक्टर b प्लस सी क्या आएगा, देखो सीधा मैं ऐड कर रहा हूँ है ना, b और c हम जानते हैं ऐड करना। तो i के घटक जोड़ दो, j के घटक जोड़ दो, k के घटक जोड़ दो, दो सदिशों का योग ऐसे तो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। हो गया। और फिर इसका क्या निकालना है, a के साथ निकालना है इसका क्रॉस, b प्लस सी। ठीक है, और क्रॉस किससे निकालते हैं अपन, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो ये हो जाएगा i j और k, और पहले a है तो a के घटक लिखो, a1 a2 a3, और फिर b प्लस c है तो उसके लिखो b1 प्लस c1 और b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। अब कर लो इसको हल। तो देखो हल करेंगे तो क्या आएगा, i छोड़ो इसको और इस छोड़ो, तो a2 इंटू b3 ये और ये गुणा। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ कि a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस नीचे से ऊपर जाओ तो a3 इंटू b2 प्लस c2 हो गया। फिर आ गया ये प्लस, फिर माइनस, माइनस j, और तरीका वही, इसको छोड़ो और इस छोड़ो, ऊपर से आओ नीचे, नीचे जाओ ऊपर। तो ये a1 b3 प्लस c3 माइनस a3 b1 प्लस c1। ठीक है, और फिर प्लस k का लिखो, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, क्या आ जाएगा a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c1। ठीक है, ये आ गया अपने पास से a क्रॉस से b प्लस सी की वैल्यू आ गई। इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, देते हैं इसको। ठीक है, अब निकालते हैं एक क्या चाहिए, a क्रॉस b चाहिए, एक a क्रॉस c चाहिए, तो ये और निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b, तो तरीका वही i j और k। a कौन है, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो i कैप छोड़ो इसको, ऊपर से नीचे आओ, तो a2 b3 माइनस b2 a3, फिर माइनस j, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k कैप, इसको छोड़ो, और यह आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आ गया। अब a क्रॉस b आ गया, एक चाहिए अपने को a क्रॉस c और चाहिए, तो a क्रॉस c निकालते हैं। तो a क्रॉस c का भी वही तरीका, i j और k लिखो। a का तो है a1 a2 a3, c का है c1 c2 और c3। ठीक है, इनके अधिक घटक लिखने हैं। और अब क्या आ जाएगा इसका i, इसको छोड़ो, तो a2 c3 माइनस a3 c2 माइनस j, इसको छोड़ो, a1 c3 माइनस c1 a3। ठीक है, और प्लस k कैप, इसको छोड़ दो, a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, ये आ गया a क्रॉस c आ गया। अब क्या करना अपने को, a क्रॉस b भी आ गया, a क्रॉस c भी आ गया। अब चाहिए इनका दोनों का योग, ये निकालते हैं। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c ये निकालते हैं। तो देखो इसका योग कितना आएगा, सीधा योग करेंगे अपन। ये तो a क्रॉस b आ गया है ना, ये a क्रॉस c आ गया, और अब अपन क्या करेंगे, सीधा इनका योग करेंगे। तो देखो i और इसका अधिक घटक ये है ना, ये ऐड होंगे। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, a2 b3 माइनस b2 a3 प्लस a2 c3 माइनस a3 c2 आ गया। इसी प्रकार से प्लस माइनस है, माइनस जे। ठीक है, दोनों माइनस है तो माइनस लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा इस साइड जगह लेते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए, माइनस जे है ना, तो जे का घटक यहाँ देखो क्या है, जे का घटक ये रहा, ये आ गया अपने पास, सॉरी इसमें नहीं था, इसमें, हाँ इसमें देखना है, जे घटक ये रहा। तो a1 b3 माइनस a3 b1 और प्लस a1 c3 माइनस
A3C1, ठीक है, और प्लस के कैप, तो के कैप का कौन सा है, ये रहा A1B2 माइनस A2B1 और प्लस A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। आई डॉट, अब देखो इसमें A2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दो में है ना, तो क्या लिख सकते हैं अपन, A2 और आ जाएगा B3 प्लस C3, और इन दोनों में से माइनस A3 कॉमन आ जाएगा तो B2 प्लस C2 बन जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया आई का टर्म, आई का अधिक टर्म बन गया। अब ये जे का देखो माइनस जे, वही तरीका यहाँ देखो A1 और A1C3 ना, इनमें से A1 कॉमन ले लेंगे तो B3 प्लस C3, और माइनस इनमें से अपन A3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा B1 प्लस C1, ठीक है, और प्लस के कैप। अब इसमें देखो इन दोनों में A1 और कॉमन लिया तो B2 प्लस C2, और दूसरे में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस A2 कॉमन लिया तो B1 और प्लस C1, ठीक है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें इनको तो क्या बराबर आ रहे हैं क्या, ये तो अपना A क्रॉस B प्लस C का मान आया था देखो, और ये आ रहा है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये जो सिद्ध करना था ना उसमें इस लेफ्ट साइड का मान तो ये आ रहा है, ठीक है, इस राइट साइड का मान आ रहा है ये, देखो बराबर आएंगे दोनों, I A2B3 प्लस C3 माइनस A3B2 प्लस C2, ठीक है, माइनस जे A1B3 प्लस C3 माइनस A3B1 प्लस C1, ये रहा। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों ही इक्वल हैं, तो ये आ गया अपना समीकरण 2, और हम क्या कह सकते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, A क्रॉस B प्लस C जो है वो बराबर आएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। इसका मतलब ये हुआ कि सदिशों का क्रॉस जो होता है वो सदिशों के योग के ऊपर बंटित होता है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर ये तो दे दिए अदिश घटक A1 मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये दे दिए, तो इनकी जगह पर संख्या भी मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या अपना, अब 2-4 क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन जो 8 है ना, ये क्वेश्चन मैं पहले उसमें करवा चुका हूँ पीछे वाले एक्सरसाइज में, उसमें डॉट के लिए बात थी, इसमें क्रॉस के लिए आ गई, बस इतनी फर्क है। तो देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि यदि ए वेक्टर ए और वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, अथवा वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, या तो ए 0 है या फिर बी 0 है, तब कह रहा है कि इनमें से कोई भी एक अगर 0 है ना तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक 0 है तो ए क्रॉस बी बराबर 0, ये बात सही है कि इन दोनों या तो ए या बी में से कोई एक 0 है ना तो ए क्रॉस बी 0 आएगा, ये बात सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका उल्टा भी सही है क्या, यानी ए क्रॉस बी अगर 0 हो तो उस स्थिति में ए या बी में से कोई 0 होगा क्या, ठीक है। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो क्या इसका उल्टा भी सही है, तो देखो ये अर्ध सत्य है कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो उस स्थिति में ए या बी में से 0 हो सकता है, लेकिन उसके अलावा एक कंडीशन बनती है कि ए क्रॉस बी बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो उदाहरण देखो मैं क्या करता हूँ कि ए क्रॉस बी मैं 2 ऐसे वेक्टर लूंगा, क्योंकि मुझे तो इसका उल्टा जो है वो ये चेक करना है कि वो सही नहीं है, इसका उल्टा ये पर्सन में ये कह रहा है कि ए और बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 है, ये सही है। अरे इसका विपरीत यानी इसका विलोम भी सत्य है क्या, इसका विलोम का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी अगर 0 है ना तो उस स्थिति में ए बराबर 0 और बी बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो उस स्थिति में ए या बी में से 0 होगा, ये तो ठीक है, ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है, तो ये बात पूरी सत्य नहीं है, ठीक है ना, कि ए क्रॉस बी बराबर 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 ही हो, इनके अलावा एक कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या देखो वो देखते हैं, क्योंकि अपने तो वो जो उल्टी बात है ना वो ये सिद्ध तय करनी बतानी है कि वो सही नहीं है, ठीक है, यानी इसका विलोम सत्य नहीं है कहने का मतलब ये है, और वो सत्य नहीं है क्यों नहीं है वो उसका उदाहरण देंगे अपन। देखो मान लेते हैं कि मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ, वेक्टर ले लिया मैंने ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने बी ले लिया, वो ले लिया चलो ये ले लेते हैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए क्या 0 है क्या, देखो इसका परिमाण निकालें तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी रूट 3 आएगा, और मॉड ऑफ वेक्टर बी वो क्या आएगा, रूट 4 प्लस 4 प्लस 4,
ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 4 गुणा 3 यानी 12 बनेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो मतलब ये तो न तो ये 0 बराबर है और न ही ये 0 बराबर है, यानी हमने दो सदिश ऐसे लिए हैं जो 0 नहीं है, शून्य वेक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। देखो ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी निकालें तो आई जे और के, और वैसे भी मैंने जानबूझ के दोनों समानांतर सदिश लिए हैं, क्योंकि समानांतर सदिश कौन से होते हैं, जब उनके अदिश घटक समानुपाती हों, तो 1:2 1:2 1:2, तो ये समानांतर है, और समानांतर सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आता है, ठीक है। तो ये आप निकाल लो, ठीक है, निकाल के देख लेंगे आप, निकाल के देखोगे ना 1 1 2 2 और उसके आपके प्रॉपर्टीज काम में ले तो 2 इसमें से थर्ड जो रो उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आई जे के 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 2 × 0 = 0, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ए और बी 0 नहीं है, ये हमने क्या देख लिया कि ए क्रॉस बी जो है वो तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, लेकिन न तो ए 0 के बराबर है और न ही बी 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए या बी में से 0 कोई है तो ए क्रॉस बी तो 0 होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है कि ए क्रॉस बी 0 हो तो ए और बी 0 ही होगा। हमने देख लिया वो हमने एक उदाहरण के द्वारा बता दिया ए क्रॉस बी तो 0 है, लेकिन न तो ए 0 और न ही बी 0 है, तो ये बताना था इसमें। तो ये इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब आता है एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, इसमें हमें इसकी सहायता से और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं और एक के समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। देखो क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी 2 आसन भुजाओं के अनुदिश आपको सदिश दे रखे हों, संलग्न भुजा कह दो या आसन भुजा कह दो, ठीक है ना, कि भाई इसके अनुदिश तो वेक्टर ए दे दिया और इसके अनुदिश वेक्टर बी दे दिया, ठीक है। तो उस स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा ना, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, यानी इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, आप पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर उसका परिमाण निकालो, ठीक है, और फिर उसका कर दो आधा, ठीक है, आ गया क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान है, 2 संलग्न भुजाओं के अनुदिश आप सदिश निकालेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर समानांतर चतुर्भुज हो तो समानांतर चतुर्भुज में अगर संलग्न भुजा आपको दे रखी हो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, तो उस स्थिति में अगर इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, उसका परिमाण निकाल देना है, वही आपका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और इसमें तो 1/2 आएगा, इसमें 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 सूत्र अपने को याद रखने हैं। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं त्रिभुज का, और हम वहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि ये 1/2 भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर वो थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब दोनों के ऊपर 2-2 क्वेश्चन है अपने, और मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन अपना 9 का जो है ना, वो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष दे रखे हैं, ए जो दे रखा वो 1 1 और 2, बी दे रखा वो दे रखा अपने को 2 3 और 5, और सी दे रखा वो दे रखा अपने को 1 5 5, ठीक है। और हमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। देखो क्या करना है, एक बार मैं एक चित्र बनाता हूँ, कच्चा चित्र बना लेते हैं अपन। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3 1 1 2, और ये हो गए 2 3 5, और ये हो गए 1 5 5, ठीक है। अब देखो एक तो निकालना आपको बी ए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका एरिया निकालना है, तो हमें 2 संलग्न भुजा चाहिए, तो एक तो ये निकाल लो और एक ये निकाल लो, ठीक है। तो एक तो निकाल लो वेक्टर बी ए, मैं सीधा निकाल रहा हूँ। क्या बताया था मैंने तरीका, कि दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु घटाना है, ठीक है, और फिर आई जे के लगाना है। तरीका ये था कि भाई दूसरे का जो स्थिति सदिश है ना, उसमें से आप पहले का स्थिति सदिश घटाओगे, ठीक है ना। तो आप तीनों की स्थिति सदिश लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर नहीं लिखो तो सीधा करने का मैंने तरीका बता दिया आपको। क्या करोगे, आप दूसरे बिंदु में से पहले वाले बिंदु कोऑर्डिनेट घटा दो और आई जे के लगा दो। तो देखो एक में से 2 घटाओगे, सॉरी बी ए निकालना है ना, बी ए, तो ए में से दूसरा ए है तो ए में से बी घटाएंगे, तो 1 में से 2 घटाया तो -1 बच गया, -1 आई कैप। फिर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 जे कैप,
और फिर 2 में से 3 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 के कैप। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस से आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये आ गया वेक्टर बी। ठीक है, इसी प्रकार से वेक्टर बी सी और निकाल लो। वेक्टर बी सी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सी में से बी घटा लो तो 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आई कैप। ठीक है, 5 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 2 जे कैप और 5 में से 5 घटाओगे तो 0 के कैप। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो जो आसन भुजा थी उनके अनुदिश अपने को सदिश मिल गए तो उनका क्या निकालना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। भाई ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, इसका एरिया निकालना है तो ए क्रॉस से बी निकालो और उसका आधा कर दो। तो ए तो ये वेक्टर हो गया बी सी और बी कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है भाई, ये वेक्टर तो बी हो गया और ये वेक्टर बी सी है, तो ये आपका ए बन रहा है, ये आपका बी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा कि भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालें तो वो क्या आएगा, चलो एक बार पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं फिर साथ में लिख देंगे बी ए क्रॉस से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना अपने को, बी ए क्रॉस बी सी की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो बी ए क्रॉस बी सी क्या आएगा, आई जे और के, और बी ए कौन हो गया, -1 -2 -3 -1 2 और 0। ठीक है, यहाँ आई इसमें से छोड़ो और इसको छोड़ो तो ये 0 और माइनस है तो प्लस के 6 हो गए, फिर माइनस जे, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 0 माइनस और 3 हो गए। ठीक है, प्लस के कैप, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, माइनस के 2 और माइनस के 2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 2 आ गए। तो ये क्या आ गया अपने पास 6 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप और प्लस का माइनस का 4 के कैप, ये आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ए क्रॉस बी सी का निकालना है अपने को परिमाण। तो क्या आएगा, रूट ऑफ इसका 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो कितने हो गए 36 और 9 45, 45 और 16 61, तो √61 आ गया। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए बी सी चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो 1/2 मोड ऑफ बी ए क्रॉस से बी सी। ठीक है, कर दो 1/2 रूट ऑफ 61। हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है ना, बाकी ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये अपना इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि अपने जो 12th क्लास में 3 जगह पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, शीर्ष दे रखे हो तो 3 तरीके से निकालते हैं। एक अपन इंटीग्रेशन में सीखते हैं, एक हम डिटर्मिनेंट में सीखते हैं और एक अपना वेक्टर में आ गया। ठीक है, तो जो आपका उसमें इंटीग्रेशन वाला, उसमें जब पूछा जाता है तो नाम देता है वो कि भाई इंटीग्रेशन की सहायता से और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ, तो वहाँ पर तो अपने पास एक बाध्यता हो गई। और इसमें भी पूछता तो सदिश की सहायता से पूछता है। ठीक है, तो कैसे ही पूछे, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। अगर जैसे मान लो कि कोई नाम नहीं दे रखा तब तो अपने इच्छा है, अपनी इच्छा से करेंगे, और नहीं आप कौन सा भी कर लो। हालांकि उससे समाकलन से जो करते हैं उससे बड़ा बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो छोटा तो ये रहेगा और वो आपका उसका डिटर्मिनेंट वाला छोटा है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10 का। 10 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें सीधा दे रखा है कि समानांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और संलग्न भुजा जो दे रखे हैं ना वो सीधी दे रखे हैं। वेक्टर ए बराबर तो दे रखे हैं, संलग्न भुजा एक तो ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरी संलग्न भुजा जो है ना वो बी वेक्टर बी दे रखी है 2 आई कैप और -7 जे कैप और प्लस के कैप। और प्रश्न में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, किसका, समानांतर चतुर्भुज का। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ना वो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण, ये तो होता है। अब ए क्रॉस बी चाहिए तो निकालो ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी आई जे के -1 -1 3 2 -7 और 1। ठीक है, कर लो इसको, आई कैप इसको छोड़ो तो -1 फिर माइनस के 21 और प्लस के 21 हो जाएंगे, प्लस माइनस जे कैप इसको छोड़ो 1
माइनस के 6 और प्लस के कैप, इसको छोड़ दो, तो माइनस का 7 और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 20 आई कैप, और माइनस 5 हो गए तो प्लस के 5 हो जाएंगे जे कैप, और माइनस के 5 के कैप। ये आ गया कौन, ए क्रॉस बी। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का परिमाण चाहिए ना, तो ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल लो। तो रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, ये कितना हो गया √450। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 225 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 225 का वर्गमूल होता है 15, ये अपन जानते हैं। ठीक है, 15√2 आ गया ए क्रॉस बी का मान। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा था कि एरिया ऑफ एनी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा ना, कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, वो एक मोड ऑफ ए क्रॉस बी था, तो ये कितना आ गया 15√2 इकाई आ गया, बस वर्ग इकाई। ठीक है ना, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग इकाई होती है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 12 और एक ऐसा ही, उसमें भी ऐसा ही पूछा है। उसमें क्या कर रहा है कि एक आयत के शीर्ष दे रखे हैं, उसमें आयत दे रखा है। ठीक है ना, अब आयत के शीर्ष दे रखे हैं, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आयत दे दिया ए बी और सी डी, ठीक है, ये आयत दे दिया, और साथ में कह रहा है कि इनके ए बी सी डी जो शीर्ष है ना, इनके एक पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी इस तथ्य सदिश दे रखे हैं, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, डी का दे रखा है, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक तो ए बी सदिश चाहिएगा, एक ए डी सदिश चाहिएगा। ठीक है, ये सदिश निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, ए बी सदिश अगर अपन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ओ बी में से ओ ए घटा देंगे, ए बी के इस तथ्य सदिश में से ए का इस तथ्य सदिश घटा देंगे, तो ये ए बी आ जाएगा। फिर ए डी निकालना है, तो डी के इस तथ्य सदिश में से ए का इस तथ्य सदिश घटा देंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए डी, ये अपना क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका परिमाण निकाल देंगे, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने को खुद करना है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो और कर लेते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन जो 11 था ना, वो क्या है कि मान लीजिए दो सदिश ए और बी इस प्रकार से हैं कि मोड ऑफ ए जो है ना वो दे रखा है 3, और मोड ऑफ बी जो दे रखा है, मोड ऑफ बी दे रखा है √2/3। ठीक है, और कह रहा है कि तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, ए क्रॉस बी जो है ना वो क्या है, एक मात्रक सदिश, इसका मतलब इसका परिमाण 1 है। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण क्या करो, कि दो सदिश जो बन रहे हैं इनके बीच का कोण क्या करना है, यानी थीटा कोण, वो उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो ए क्रॉस बी 1 दे रखा है, यही लेके चलो आप। तो ए क्रॉस बी जो है ना वो क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा और एन कैप होता है। ठीक है ना, लेकिन जब इसका परिमाण निकालते हैं ना, तो ए क्रॉस बी का परिमाण जो है वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, इसका मॉडुलस वैल्यू यही आएगी, बी की मॉडुलस वैल्यू भी यही आएगी, साइन थीटा और एन कैप की मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। 1, ये कितना है 3, और ये कितना है √2/3 साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√2 हो गया, थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है π/4 की, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, और यही अपना ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गई, और आपका जो क्रॉस दो वेक्टर का जो सदिश गुणनफल था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक अपना 12वीं का जो राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की जो किताब में सिलेबस दे रखा वो ये यहीं तक है। तो यहीं अपना इस एक्सरसाइज 10 वो कंप्लीट होती है, लेकिन इससे आगे हम 2-3 क्लास और करेंगे, उसमें अपन एक्स्ट्रा चीज़ सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।